बिल्कुल दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव क्लास में आज अपन बात करेंगे दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने बात किया था कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, पाचन है, उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में अपन ने मुख गुहा, उसके बाद ग्रसिका, फिर आमाशय में किस प्रकार से, अब आमाशय में एंजाइम तो होते हैं लेकिन अम्लीयता की वजह से वहाँ पाचन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अब आमाशय के बाद छोटी आंत में किस प्रकार से डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी में दोस्तों सबसे पहले अपन ने किस बारे में बात किया था। अपन ने सबसे पहले चबाना और निगलना। रोहित पाटीदार, हेलो, बिल्कुल रोहित, वेलकम है। उसके बाद हमने जो बात की वो है किसके बारे में, मैकेनिकल डाइजेशन। संजय भगोरा, स्वागत है संजय लाइव क्लास में। मैकेनिकल डाइजेशन यांत्रिक पाचन के बाद एंजाइमेटिक जो पाचन है उसमें सबसे पहले अपन ने लिया था कार्बोहाइड्रेट का। हमने इस तरीके से देखा है, पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर प्रोटीन का, फिर फैट का। इस तरीके से देखेंगे तो क्लियरिटी के साथ और क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्लियरली सॉल्व होंगे। तो दोस्तों कल अपन ने आमाशय तक बात कर लिया था। आमाशय से आगे आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है उस बारे में बात करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव क्लास में। बायोलॉजी में अपना टॉपिक है एंजाइमेटिक डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी कहाँ देख रहे हैं, आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। मोनिका सोहेल, स्वागत है मोनिका। संजय, रोहित, 4 लोग अभी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। रोहित पाटीदार, सर में ज्योति, बिल्कुल ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है ज्योति, बिल्कुल आपका वेलकम है लाइव क्लास में। और बहुत सारे क्वेश्चंस का भी आपने सही जवाब दिया। विनायक जोशी, कमलेश भगोरा, दोनों का भी बहुत बहुत वेलकम, प्रणाम विनायक, है ना। लाइव क्लास में जो पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वो भी आंत में किस प्रकार से होता है विनायक, वो देख रहे हैं। 5 लोग लाइव है तो फिर 5 लाइक भी होने चाहिए। कमलेश भगोरा, बिल्कुल कमलेश, बहुत बहुत वेलकम है। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ जाइए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं लिंक, ताकि उनको आइडिया नहीं हो तो भी वो जुड़ जाएं। वैसे भी मैं 3 मिनट तक ही रुकता हूँ, जैसे ही 3 मिनट हो जाएंगे अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। कई बार नोटिफिकेशन पहुँचने में इस तरीके से लेट हो ही जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आंत में किस तरीके से होता है वो अपन देखेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं। तब तक विनायक बिल्कुल क्लियर है, आज कोई दिक्कत नहीं है ना। वो लाइटिंग जो इधर उधर हिलने की वजह से आ रही थी वो भी नहीं होगी, है ना। तो ये नेचुरल लाइटिंग की वजह से ही थी, है ना। जल्दी से आ जाइए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देख लेते हैं। बिल्कुल 3 मिनट हो चुके हैं, अब अपन शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है दोस्तों, आंत के अंदर सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशय के रस के द्वारा, एसिनी द्वारा जो स्रावित होते हैं एंजाइम, वो किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। देखो आंत के अंदर आपको पता है जो ग्रहणी है उसके अंदर इधर यकृत से आती है और इधर पैनक्रियाज जो है वहाँ से ग्रंथि या नलिका आकर दोनों फिर खुलती है, किस में, ग्रहणी के अंदर। तो यकृत में मैंने एक दिन आपको बोला था किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, तो अब यकृत का इसीलिए नहीं पढ़ रहे अपन यहाँ पर। अग्नाशय या पैनक्रिया जो है उसके रस के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है, पहले तो पैनक्रियाटिक जूस एक दिन में 1 से 1.5 लीटर निकलता है। पैनक्रियाटिक या अग्नाशय रस की पीएच 7.5 से 8.3 तक होती है। पी अल्फा ए, तो पी का मतलब है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। और ये बात आप याद रख लें, हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले जितने भी एमाइलेज एंजाइम हैं वो अल्फा वाले ही है। याद करो जिस दिन मैंने आपको पढ़ाया था अंधनाल परिशेषिका
उसके अलावा मानव शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी एमाइलेज है वो अल्फा एमाइलेज है और सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो बीटा वाला ये को तोड़ने नहीं पाएगा कौन? अल्फा वाला। नाइस गेमिंग सर भाग्यश्री, बिल्कुल भाग्यश्री, स्वागत है लाइव क्लास में। तो पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है दोस्तों, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज अग्नाशय रस में पाया जाएगा जो स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देगा और पीएच अप्रॉक्सीमेट में 8 जो मैंने यहाँ बोली है 7.5 से 8.3 तक। बिल्कुल, नमस्कार सर जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज की। रिया भाटिया, बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है रिया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख रहे हैं आंत के अंदर। अग्नाशय रस के अंदर जो पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। हेलो सर, लक्ष्मी मीणा, लक्ष्मी स्वागत है लाइव क्लास में। जुड़िए, देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। अग्नाशय के अंदर जो अल्फा एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। अग्नाशय रस के द्वारा तो इतना ही पाचन होता है। एक और बात दोस्तों, बिल्कुल प्रिया, स्वागत है लाइव क्लास में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अग्नाशय में पाचन नहीं होता। अग्नाशय से तो रस निकल के ग्रहणी में आ जाता है और ये जो भी बातें होती है वो ग्रहणी में ही होती है, ड्यूोडेनम में ही होती है। लेकिन अग्नाशय के रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम पैनक्रियाटिक अग्नाशयी अल्फा एमाइलेज होता है। पीएच का मान 7.5 से 8.3। पैनक्रियाटिक जूस जो है 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। तो अग्नाशय रस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट। 11 लोग लाइव है, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। जितने भी लोग लाइव क्लास में हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आंत्रीय रस किन किन संरचनाओं के स्त्राव से मिलके बनता है? आंत्रीय रस किसे कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस किसे कहते हैं? ऐसा नहीं है कि आंत्र से निकलने वाला रस आंत्रीय रस है। याद करें, मैंने आपको जब छोटी आंत पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था इंटेस्टाइनल जूस आंत्रीय रस किन किन संरचनाओं से मिला हुआ स्त्राव है। तो आगे की बातें पढ़ने से पहले आंत्रीय रस में कौन कौन सी संरचनाओं का कंट्रीब्यूशन होता है, उन संरचनाओं का नाम आप बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, आंत्रीय रस किन किन संरचनाओं के स्त्राव से बनता है? आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 9 लोग अभी लाइव हैं, सभी का बहुत बहुत वेलकम। आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस, कमेंट बॉक्स में लिखे कौन कौन सी संरचनाओं के जो स्त्राव है उसको मिला के इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। पहला है ब्रूनर ग्लैंड, ग्रहणी की सब म्यूकोजा में पाई जाने वाली ग्रंथि। उसके बाद दूसरा है लीबर कुहन की दरारें, लीबर कुहन की दरारें। और तीसरा है पेयर्स पैचेज। ये तीनों संरचनाएं मिलकर जो स्त्राव बनाती है उन स्त्रावों को क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या आंत्रीय रस। आंत्रीय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो देखिए दोस्तों। आंत्रीय रस में माल्टोज को देखो, यहाँ तक इससे पहले देखो टाइलिन ने क्या किया? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन बना दिया। पैनक्रियाटिक जूस ने भी क्या किया? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन ने बना दिया। आपको पता है कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना पाचन है। कार्बोहाइड्रेट जब तक सरल पदार्थ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में नहीं टूट जाएगा तब तक पूरा पाचन नहीं माना जाएगा।
तो आइए, माल्टोज किस में बदलता है? 2 ग्लूकोज में। तो एक बात ये भी याद रखो ना कि 2 ग्लूकोज के मिलने से किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। कई बार आप यूं याद रखें, कई एग्जाम में पूछ लिया माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। कितने ग्लूकोज से? 2 ग्लूकोज से मिलके बना है। माल्टोज को 2 ग्लूकोज में अगर तोड़ना है, उसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज। नाम से ही पता लग जाएगा, माल्टेज। माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम क्या है? माल्टेज। दूसरा है दोस्तों लैक्टोज, और लैक्टोज को तोड़ने वाला कौन सा है? लैक्टेज। लैक्टोज को तोड़ने वाला कौन सा है दोस्तों? लैक्टेज। यहां देख लीजिए, लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्या होता है दोस्तों, ये लैक्टोज 2 चीजों से मिलके बना है। किस किस से? ग्लूकोज और साथ में गैलेक्टोज। बच्चे गलती यहां पर कर देते हैं, ऐसा लगता है कि गैलेक्टोज 2 चीजों से मिलके बना है, ग्लूकोज और लैक्टोज से, लेकिन ये गलत है। लैक्टोज 2 चीजों से, ग्लूकोज और किस से? गैलेक्टोज से। और लैक्टोज के बारे में याद रखें, लैक्टोज एक शुगर है, ये भी डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनी है, और ये दूध में पाई जाती है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज। और इसीलिए दूध की शुद्धता का मापन जो किया जाता है, उस मीटर का नाम है लैक्टोमीटर। उसका नाम भी इसी लैक्टोज से रखा गया है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाएगा। ये सारे एंजाइम किस में होंगे? आंतरीय रस में। क्लियर है दोस्तों? यहां देखिए, सुक्रोज किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोस्तों यहां पर उल्टी बातें भी आप याद रखें, जैसे 2 ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है सुक्रेज, और इसी एंजाइम को एक और नाम भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज नाम क्यों आया है, इस बारे में भी अपन बात करेंगे। इसी को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। आइसोमाल्टोज वही 2 ग्लूकोज में बदल जाएगा, एंजाइम का नाम आइसोमाल्टेज। और डेक्स्ट्रीन सीधा सीधा ग्लूकोज में बदल जाएगा डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम के द्वारा। आंतरीय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज या सुक्रेज, आइसोमाल्टेज और डेक्स्ट्रीनेज। इस बात के साथ साथ ये भी याद रखो, 2 ग्लूकोज मिलके माल्टोज, माल्टोज का ही आइसोमर्स है आइसोमाल्टोज, ग्लूकोज जैसा ही है डेक्स्ट्रीन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाएंगे? सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाएंगे? लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, और दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? लैक्टोमीटर द्वारा। तो ये था छोटी आंत के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट आपने जो भी खाया उससे 3 चीजें बन गई। स्टार्टिंग में दोस्तों याद करो, मैंने आपको क्या कहा था? पाचन। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा इससे? जैसे अगर आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उस टाइम मैंने आपको सिंपली बोला था ग्लूकोज, लेकिन आज आपको समझ में आ गई है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे स्टार्च का पाचन हुआ, तो लास्ट में जाके या तो ग्लूकोज बन सकता है
या गैलेक्टोज बन सकता है या फ्रक्टोज बन सकता है। ये 3 शर्कराएं सिंपल मॉलिक्यूल है, सरल पदार्थ, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? लैक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? सुक्रोज। इस बात का आपको याद रखें। यहाँ पर एक लाइन और याद रख लें, सबसे मीठी शर्करा किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को। ये फ्रूट्स में भी पाई जाती है, फलों में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 8 लोग लाइव है, सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। अब इससे आगे बात करते हैं किसके बारे में? 2 डिजीज है या डिसऑर्डर है उसके बारे में। पहले का नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है इसका मतलब? इस बीमारी में लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। तो बताओ लैक्टेज करता क्या था? लैक्टोज जो था उसको तोड़ता था कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम। किसमें तोड़ता था? ग्लूकोज और किसमें? गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और किसमें तोड़ता था? गैलेक्टेज में या गैलेक्टोज, है ना। गैलेक्टेज तो एंजाइम का नाम हो सकता है, वैसे गैलेक्टेज होता कुछ नहीं है, ये गलती से निकला है। लैक्टेज द्वारा ग्लूकोज और किस में बदलेगा? गैलेक्टोज में। ठीक है दोस्तों, अगर इस एंजाइम की ही कमी हो जाए, ये एंजाइम अगर एब्सेंट हो जाए तो फिर लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाएगा। तो लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाएगा तो फिर ये पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? किण्वन। और ये जो किण्वन होगा लैक्टोज का, उससे क्या बनेंगे? एसिड बनेंगे, अम्ल बनेंगे आपके शरीर में। साथ में पेट में गैस का निर्माण भी हो जाएगा। ये लो, पेट में गैस बनने लगेगी। एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस बीमारी को कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो आपके पास ऑप्शन है मिल्क फ्री डाइट। खाने में दूध का इस्तेमाल नहीं करें। क्यों? क्योंकि लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। अगर आप दूध पिएंगे लैक्टोज आपके अंदर आएगा और लैक्टेज एंजाइम होगा नहीं तो लैक्टोज का किण्वन होगा, एसिड बनेगा, पेट में गैस बनेगी, आपका पेट दर्द होगा। तो इसका ट्रीटमेंट यही है, दूध मत पिलाओ। मरीज को जब दूध नहीं पिलाएंगे तो लैक्टोज नहीं आएगा, लैक्टोज नहीं आएगा तो फिर ऐसी कोई समस्या होगी नहीं। तो दोस्तों लैक्टोज इंटॉलरेंस बिल्कुल क्लियर है। दूसरी एक और बात मैं आपको बता देता हूं, यहां देख लीजिए। दूसरी जो बात है दोस्तों वो है गैलेक्टोसेमिया या गैलेक्टोसीमिया। पहली बात, गैलेक्टोसीमिया जेनेटिकल डिजीज है, आनुवंशिक रोग है। किसी जीन में कुछ चेंजेज हुआ है और जनरेशन टू जनरेशन ये रोग आएगा। शरीर में एक एंजाइम है, उसका नाम याद रखना है यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आपके शरीर में निर्मित नहीं होगा और इस वजह से जो गैलेक्टोज है वो गैलेक्टोज कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा? ब्रेन में जाके इकट्ठा हो जाएगा। नाम से पता लग रहा है गैलेक्टोसीमिया। यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के निर्माण नहीं होने के कारण गैलेक्टोज ब्रेन में जाके इकट्ठा हो जाता है। इसी बीमारी को गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। अब ब्रेन में जाके कोई फालतू चीज़ इकट्ठी हो जाएगी तो दिमाग पर असर पड़ेगा ही। ट्रीटमेंट वही है। ट्रीटमेंट क्या होगा आपको पता है? आदमी लैक्टोज खाएगा, उसके अंदर क्या होगा? लैक्टेज एंजाइम किस में बदलेगा? ग्लूकोज और किस में? गैलेक्टोज में। अगर फिर से उसको मिल्क फ्री डाइट दे दी जाए
तो लैक्टोज आएगा ही नहीं, लैक्टेज एंजाइम तोड़ेगा किसको, गैलेक्टोज बनेगा ही नहीं, तो दिमाग में इकट्ठा कौन होगा। ये जेनेटिकल डिजीज का भी सीधा सा इलाज है, मिल्क फ्री डाइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आंत के अंदर पैनक्रियाटिक एमाइलेज अग्नाशय के द्वारा निकलने वाले एमाइलेज एंजाइम और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से पाचन होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों अब अपन बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट, क्योंकि हमने स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में बदल दिया है। किस किस का मेन योगदान है, टाइलिन एंजाइम का, पैनक्रियाटिक एमाइलेज का और साथ में इंटेस्टाइनल जूस का, माल्टेज, सुक्रेज, सुक्रेज को इन्वर्टेज, लैक्टेज, उसके बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस और गैलेक्टोसीमिया के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अब नया टॉपिक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको कहा था कि हम पाचन या एंजाइमेटिक पाचन इस तरीके से देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फिर प्रोटीन का, फिर फैट का। तो अब अपना टॉपिक है प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन दोस्तों, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमेशा की तरह ही अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो दोस्तों मनीषा पाटीदार स्वागत, अर्पिता जोशी, कुलदीप गुर्जर, सभी का बहुत बहुत वेलकम। मुख गुहा में प्रोटीन का कोई पाचन नहीं होता। मुख गुहा में, क्रोस का मतलब कोई पाचन नहीं, मुख गुहा में केवल और केवल टाइलिन एंजाइम जो पैरोटिड लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वो ही पाचन करता है स्टार्च का माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कितनी पीएच पर, 6.8 पीएच पर। मुख गुहा के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रसिका या भोजन नली, और इस भोजन नली की लंबाई कितनी होती है वो बताइए। भोजन नली की लंबाई बताइए। 7 लोग लाइव है, जवाब दीजिए, भोजन नली की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। भोजन नली की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। भोजन नली की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर। भोजन नली के बिल्कुल, संजय भगोरा, बहुत बहुत स्वागत संजय, बहुत अच्छी बात है, जवाब भी बिल्कुल राइट। भोजन नली के छिद्र को क्या कहेंगे, ग्लेट, विनायक शाबाश। और भोजन नली में क्या प्रोटीन का पाचन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, भोजन नली में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। अब बिल्कुल ज्योति, तीसरा जो है वो क्या है, यहाँ देख लीजिए, सभी का सही जवाब 25 सेंटीमीटर। भोजन नली के बाद सीधा अपन आ जाते हैं आमाशय में, स्टमक में। क्या स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है वो देख रहे हैं, और वो ही उधर लिखा हुआ है दोस्तों। आमाशय में क्या होता है, एंजाइम होते हैं 2, ये देख लीजिए। आमाशय के अंदर 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिनोजन पहले एंजाइम का नाम, बड़े ध्यान से देखें, और दूसरा है प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों एंजाइम कहाँ स्रावित होते हैं, आमाशय में। अब आप मेरे को ये बताइए, आमाशय में कौन सी कोशिका इन एंजाइमों का स्त्रवण करती है। जैसे HCl का स्त्रवण कौन करती है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, वैसे ही एंजाइमों का स्त्रवण गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी कोशिका करती है। HCl का स्त्रवण कौन सी कोशिका करती है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, वैसे ही
पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो एंजाइम है इनका सिक्रेशन कौन करेगी? वैसे ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोनों एंजाइमों का सिक्रेशन कौन करेगी आमाशय के अंदर? उस कोशिका का नाम है चीप या जाइमोजन कोशिका। कोशिका का क्या नाम है दोस्तों? चीप या जाइमोजन कोशिका। आमाशय क्या स्त्रावित करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। 10वीं क्लास तक अपन संजय कह सकते हैं कि आमाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम पेप्सिन है, लेकिन वास्तव में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन बनते हैं। विनायक बिल्कुल चीप, विनायक ने बिल्कुल सही लिखा। यहाँ देखिए, पेप्सिनोजन को फिर ये आमाशय के अंदर आता है। कहने का मतलब पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल तो पेप्सिनोजन ही बनाती है, पैरामीलिया पता ही नहीं, कोई नहीं। चीप जाइमोजन कोशिका दो एंजाइम बनाएगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये पेप्सिनोजन जैसे ही आमाशय के अंदर आएगा, आमाशय की गुहा में आएगा, आमाशय के अंदर जो HCl है जिसका स्त्रवण पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल करती है, वो इसको किस में बदल देगी? पेप्सिन में। किस में बदल देगी? ये एंजाइम जो होता है वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, और इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का काम, सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl। पेप्सिनोजन चीप जाइमोजन सेल स्त्रावित करेगी, HCl उसको एक्टिव बदल देगा। बिल्कुल, जो एंजाइम इनएक्टिव है उसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे एंजाइम को प्रो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम चीप जाइमोजन, चीप या जाइमोजन सेल कहेंगे, है ना? अच्छा, जाइमोजन, ये जाइमोजन ऐसे लिखेंगे मनीषा, जाइमोजन सेल, ठीक है। तो पेप्सिनोजन कौन सेक्रेट करेगा? चीप जाइमोजन कोशिका गैस्ट्रिक ग्लैंड के जठर ग्रंथि के अंदर। ये इनएक्टिव है, ऐसे एंजाइम को प्रो एंजाइम भी कह सकते हैं। HCl इसको एक्टिव कर देगा और किस में बदल देगा? पेप्सिन में। तो क्या चीप जाइमोजन कोशिका पेप्सिन बनाती है? नहीं, वो पेप्सिनोजन बनाती है, HCl उसको पेप्सिन में बदल देता। ये पेप्सिन की क्या खास बात है, ध्यान से देखना दोस्तों। ये पेप्सिन क्या करेगा? अब दोबारा यदि पेप्सिनोजन आया तो ये पेप्सिन बिना HCl के खुद ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देगा। ध्यान से देखना, पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदला, किसकी मदद से? HCl की मदद से। उसके बाद इसको लगा कि पेप्सिनोजन से ही मैं बनता हूँ, तो ये काम यही करने लग गया, खुद पेप्सिनोजन को किस में बदलने लग गया? पेप्सिन में बदलने लग गया। समझ रहे हैं बात को? इसी बात को कहते हैं स्व उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण। अपने आप पहले एक बार HCl ने उत्प्रेरण किया, पेप्सिन बन गया, अब पेप्सिन खुद पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलेगा। लाइफ भी यही है, टाइप मिस्टेक कोई नहीं मनीषा, हो जाता है ना। पेप्सिनोजन किस में हो जाएगा? पेप्सिन में। एक बार आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, HCl की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, उसके बाद आप अपनी मदद खुद करें, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में खुद बदलें। जिस दिन आप ऐसा करने लग गए, इस प्रोसेस को स्व उत्प्रेरण कहेंगे। एक बार किसी के कहने पर आपने पढ़ाई शुरू की, कोई आपकी मदद किया, उसके बाद आप खुद क्या करें? खुद से मोटिवेट हों, सेल्फ मोटिवेट हों, तो ही कुछ हो पाएगा दोस्तों। वास्तव में ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न भी यही है।
आप पेप्सिनोजन हैं, मैं HCl हूँ, मैं आपको पेप्सिन में बदलना चाहता हूँ, बस। क्यों? उसके बाद आप अपने आप पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दें। आप अपने आप किताबें पढ़कर सारी बातें समझने लगें। एक बार मैं किताबों को बिल्कुल आसान फॉर्म में आपके साथ इस तरीके से रख रहा हूँ, एक बार मदद कर रहा हूँ, उसके बाद आप खुद बुक पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं। स्व उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा। पेप्सिनोजन HCl की हेल्प से पेप्सिन में, अब पेप्सिन खुद पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। एंजाइम का क्या नाम है? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन कौन सा एंजाइम है? इनएक्टिव। इनएक्टिव जो एंजाइम है उनको क्या कह सकते हैं? प्रो एंजाइम। क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रो एंजाइम। चीप और जाइमोजन सेल एक्टिव एंजाइम स्रावित नहीं करती, उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? HCl। और ये HCl इस प्रोरेनिन को किस में बदल देगा? रेनिन में बदल देगा। और ये रेनिन फिर से स्व उत्प्रेरण करेगा और प्रोरेनिन को खुद अपने आप किस में बदल देगा? रेनिन में। स्व उत्प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन कह सकते हैं, सेल्फ स्टिमुलेशन कह सकते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन स्रावित होंगे, HCl उनको पेप्सिन और रेनिन में बदलेगा और इन एंजाइमों में स्व उत्प्रेरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। ये जो HCl है, एक तो ये काम करता है, आमाशय को अम्लीय माध्यम 1.5 से लेकर 2.5 pH रखता है, और दूसरा आमाशय में जीवाणुओं से सुरक्षा करता है, और तीसरा आमाशय में जो इनएक्टिव एंजाइम स्रावित होते हैं उनको एक्टिव एंजाइम में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे बात कर लेते हैं। एक बार यहां देखें, फिर आज की क्लास ओवर। एक बात है दोस्तों, रविंद्र कुमार मीणा, वाह! रविंद्र सर का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। बहुत दिनों से ये आदमी गायब था और CID और SOG की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, ये मिल ही नहीं रहा था, आज अपने आप मिला है। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में एक बार जोरदार स्वागत है रविंद्र सर का। रहने भी दो, बिल्कुल, है ना? बहुत बहुत वेलकम रविंद्र सर। बाकी लोग भी जो लाइव क्लास में भी जुड़े हुए हैं वो रविंद्र सर को जानते ही हैं। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? रेनिन के बारे में। एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर आज की जो क्लास है वो ओवर है। ये है केजीन। एक बात मैं आपको बता रहा था दोस्त, दूध के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि शर्करा कौन सी है, तो दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज शुगर। लेकिन अगर दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बोलें तो उस प्रोटीन का नाम है केजीन प्रोटीन। और दूध के अंदर पाए जाने वाले आयन का नाम बोलें तो कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, शर्करा है लैक्टोज और प्रोटीन है केजीन। अभी अपन प्रोटीन का पाचन ही देख रहे हैं। सपोज करो आपने दूध खाया तो उसके अंदर आपको मिला क्या? केजीन प्रोटीन। इस केजीन प्रोटीन को रेनिन किस में बदल देता है? रहने दो, बिल्कुल रविंद्र सर एक लाइव क्लास में आज जुड़े हैं बहुत दिनों बाद। केजीन और ये रेनिन एंजाइम द्वारा किस में बदल जाएगा? कैल्शियम पैराकेजिनेट। कैल्शियम पैराकेजिनेट, बहुत सारे एग्जाम में ये बात पूछी गई है। इसको कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
curdling of milk, curdling of milk, CUR, curdling, DELING, curdling of milk। केजीन प्रोटीन रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेजिनेट में बदल जाता है। RS प्री, बिल्कुल है ना। अब RS प्री रविंद्र सरी बताएंगे, RS प्री है ना। केजीन रेनिन एंजाइम के द्वारा कैल्शियम पैराकेजिनेट में, और ये केजीन किसके अंदर पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये जो कैल्शियम पैराकेजिनेट है वो आगे चलकर किस में? प्रोटियोजेज, किस में बदल जाएगा? प्रोटियोजेज, पेप्टोन और बहुत सारे डाईपेप्टाइडेज, इनमें ये क्या होगा? बदल जाएगा। डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड यहां देख लीजिए। और इस प्रकार से दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का क्या होगा? पाचन होगा। यहां पर इसका इस्तेमाल जो है, यहां पर किसका? कौन से एंजाइम का? पेप्सिन एंजाइम का। पेप्सिन एंजाइम कैल्शियम पैराकेजिनेट को प्रोटियोजेज, पेप्टोन और डाईपेप्टाइड में बदल देता है और प्रोटीन का पाचन हो जाता है। एक बात और दोस्तों, रेनिन एंजाइम बच्चों में ही पाया जाता है। वयस्क लोगों में, एडल्ट में ये रेनिन क्या हो जाता है? अनुपस्थित हो जाता है। और अगर रेनिन अनुपस्थित हो जाएगा तो इस रेनिन की जगह इसका सब्स्टिट्यूट कौन होता है? पेप्सिन। ये जो मैंने घटना बताई है आपको, ये बच्चों में ही बताई है। बच्चों में केजीन को कैल्शियम पैराकेजिनेट कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जिम्मेदार है रेनिन। कैल्शियम पैराकेजिनेट प्रोटियोजेज, पेप्टोन और डाईपेप्टाइडेज में बदल जाएगा पेप्सिन। लेकिन वयस्क में ये रेनिन एब्सेंट होता है, उसका काम भी कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का डाइजेशन बच्चों में बहुत अधिक या बहुत सही तरीके से होता है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, 10 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। टीवी मिल पाथ, आपने अगर इनका नाम सुना हो। केजीन ऐसी प्रोटीन है जिसमें 10 के 10 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दूध पीने का बेस्ट जो फायदा है, 10 के 10 अमीनो एसिड आपको कहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन केजीन ऐसी प्रोटीन है जिसमें आपके शरीर को जो आवश्यक अमीनो एसिड है टीवी मिल पाथ, वो 10 के 10 सिर्फ और सिर्फ दूध पीने से मिल सकते हैं। तो पुराने ज़माने में खाना खाइए, सब्जी खाइए, दूध पीजिए। कोशिका सबसे पहले किसको लेगी? ग्लूकोज को, और उसके बाद एक प्रोटीन ले रहा है दूध के साथ, केजीन। लेकिन किसी भी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 10 के 10 अमीनो एसिड आपको दूध से मिल रहे हैं। दूध पीजिए, अभी पिएंगे तो रेनिन भी है, अच्छी तरीके से डाइजेशन होगा। बाद में रेनिन रहेगा नहीं रहेगा। और देखो, मेन खिलाड़ी की जगह दूसरा अगर आता है तो उसका असर अलग ही होता है ना। मेन की तरह काम करेगा और सब्स्टिट्यूट फिल्टर की तरह काम करेगा। तो अगर आपको केजीन प्रोटीन का अच्छी तरीके से डाइजेशन चाहिए, अभी बराबर मात्रा में आप दूध पिएं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, दूध पिएं, मक्खन खाएं। कृष्ण जन्माष्टमी आप खूब धूमधाम से मनाएं। लाइव क्लास में आपने आज इस त्यौहार पर भी अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से 10 लोग लाइव है, रविंद्र सर भी लाइव है,
उनका भी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।